राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूह में जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पाठ में हम लोगों ने अब तक जो सांख्यकारिका में तत्वकौमुदी के साथ सांख्यकारिका का अध्ययन किया, उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रथम दो कारिका के द्वारा सांख्यकारिकाकार ने सांख्य शास्त्रीय तत्व विषयनी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के औचित्य पर प्रकाश डाला, और चूँकि जिज्ञासा उचित है इसलिए उस शास्त्र का आरंभ करना चाहिए, तो शास्त्रारंभ का जो औचित्य है उस पर भी प्रकाश डाला। इसके पश्चात जो सांख्यीय जो तत्व है, सांख्य शास्त्रीय तत्व है, उन तत्वों का विभाजन प्रस्तुत किया, अर्थात सांख्य के जो प्रमेय है उन प्रमेय का विभाजन प्रस्तुत किया, जिनमें बतलाया गया कि एक तत्व ऐसा है जो केवल प्रकृति है, जो मूल प्रकृति कहलाता है, और 16 तत्व ऐसे हैं जो केवल विकृति है, अर्थात कार्य है, 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्र, और पंचमहाभूत, 11 इंद्रिय और 5 महाभूत, ये जो हैं 16 तत्व वो केवल विकृति है, माने कार्य है, और 7 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति भी है विकृति भी है, अर्थात महत्तत्व और 5 तन्मात्र, ये 7 तत्व प्रकृति भी है और विकृति भी है। और एक तत्व जो पुरुष तत्व है वो ऐसा है जो न प्रकृति है न विकृति है, न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। इस प्रकार तृतीय कारिका में जो सांख्य शास्त्रीय तत्व है 25 तत्व, उन 25 तत्वों को 4 भागों में विभक्त किया। तत्पश्चात चूँकि प्रमेय का ज्ञान प्रमाण के बिना संभव नहीं है, इस कारण से प्रमाण की चर्चा करना आवश्यक है। यद्यपि सांख्य शास्त्र मुख्य रूप से प्रमेय प्रतिपादक है, तथापि प्रमाण के बिना प्रमेय का बोध चूँकि संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रमाण की चर्चा की गई। तो पहले प्रमाण सामान्य की चर्चा, प्रमाण सामान्य की चर्चा के अंतर्गत यद्यपि साक्षात प्रमाण का लक्षण नहीं किया, तथापि जो प्रमाण पद है उसकी व्युत्पत्ति से ही प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, इस प्रकार प्रमीयते अनेन यह जो है वो प्रमाण का लक्षण है, और प्रमाणम यह जो है वो लक्ष्य है। तो इस प्रकार से इसको समाख्या कहा गया, माने यौगिक शब्द होने के कारण उसके योग से ही, प्रकृति प्रत्यय योग से ही प्रमाण का लक्षण स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए अलग से प्रमाण का लक्षण यहाँ प्रस्तुत नहीं किया। उसके बाद फिर प्रमाण के भेद बतलाए कि दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन, ये 3 जो हैं वो प्रमाण हैं। अब 3 से न अधिक है न उससे कम है, और इसका निरूपण विशेष लक्षण के अनंतर करेंगे, ये सांख्य तत्वकौमुदीकार ने बतलाया। और इसके पश्चात जो प्रमाण विशेष है, प्रमाण विशेष में बतलाया कि प्रत्यक्ष का सबसे पहले हम निरूपण करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है सभी प्रमाणों में ज्येष्ठ है, सबसे पूर्व प्रत्यक्ष ही होता है। इस कारण से सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण प्रस्तुत करते हैं, और बाकी अनुमान आदि प्रत्यक्षाधीन होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण पहले करते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष के विषय में किसी भी वादी को किसी प्रकार की कोई भी प्रतिपत्ति, किसी की आपत्ति नहीं है, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि जो अत्यंत भौतिकवादी चार्वाक है वे भी जो हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको स्वीकार करते हैं। इस कारण से सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण किया। यद्यपि उस कारिका में प्रत्यक्ष के साथ अनुमान का भी निरूपण किया गया है, शब्द का भी निरूपण किया गया है, लेकिन उनमें से सबसे पहले प्रत्यक्ष का निरूपण किया गया है।
प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। उसमें प्रतिविषयाध्यवसाय की व्याख्या करते समय एक एक पद की व्याख्या की आचार्य वाचस्पति मिश्र ने। सबसे पहले विषय पद की व्याख्या की कि विषय वह है जो विषयी को बांधता हो, अर्थात विषय को अपने आकार में आकारित करता हो, विषय को अपने रंग में रंग देता हो, विषय को अपने रूप में रूपायित करता हो, तो उसको हम कहते हैं विषय। तो विषय है वो बुद्धि और पृथ्वी, सुख दुख आदि ये है विषय। तो ये जो विषय है वो विषयी को, बुद्धि को तदाकाराकारित कर देते हैं, इसलिए इनको हम विषय कहते हैं। और प्रति शब्द की व्याख्या करते हुए कहा विषयम विषयम प्रतिवर्तते। जो एक एक विषय के साथ संपर्क करता है उसको हम कहेंगे प्रतिविषय, अर्थात विषय के साथ जिसका सन्निकर्ष हुआ है, जिसका संपर्क हुआ है, उसको हम कहेंगे इंद्रिय, विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय। प्रतिविषय, प्रतिविषय शब्द का अर्थ हुआ विषय सन्निकृष्टम या अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम। विषय के साथ, अर्थ के साथ जिसका सन्निकर्ष हुआ है, संपर्क हुआ है, ऐसी जो इंद्रिय है उस इंद्रिय को हम कहेंगे प्रतिविषय। क्योंकि इंद्रिय मानो एक प्रणाली है, उसके द्वारा ही हमारा चित्त जो है विषय तक पहुंचता है। तो इसीलिए विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति प्रतिविषयम इंद्रियम। तो वो प्रतिविषय है इंद्रिय, माने अर्थ के साथ जिसका सन्निकर्ष हुआ है, ऐसे इंद्रिय को हम कहेंगे प्रतिविषय। और तस्मिन् अध्यवसाय, अर्थात उसमें अध्यवसाय का तात्पर्य है बुद्धि व्यापार। तो तस्मिन् का तात्पर्य है तदाश्रित, अर्थात अर्थ सन्निकृष्ट जो इंद्रिय है, विषय सन्निकृष्ट जो इंद्रिय है, उस पर आश्रित जो बुद्धि का व्यापार है, अध्यवसाय है, उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इस प्रकार जो प्रतिविषयाध्यवसाय, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हुआ। और उस पर फिर संदेह यह व्यक्त किया गया है कि यह जो बुद्धि तत्व है वो प्राकृत होने के कारण अचेतन है। प्राकृत का तात्पर्य है प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण या प्रकृति से अभिव्यक्त होने के कारण जो बुद्धि तत्व है वह अचेतन है। तो चूंकि बुद्धि तत्व अचेतन है, इसलिए उसके द्वारा किया गया जो अध्यवसाय है, उसका जो व्यापार है, वह भी जो है अचेतन है। और उसके साथ ही बुद्धि तत्व का जो सुख दुख आदि जो परिणाम है, वो परिणाम भी जो है अचेतन है। और जहाँ तक पुरुष की बात है, वो पुरुष तो सुख दुख आदि से उसका कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई अनुसंग नहीं है, क्योंकि असंगो ह्ययं पुरुषः। ऐसी स्थिति में यह जो अचेतना बुद्धि है वह कैसे जो है विषयाकाराकारित हो सकती है, उसकी वृत्ति कैसे संभव है, इसी को बतलाते हुए आगे ये कहा कि यह जो पुरुष है जो सुख दुख आदि के अनुसंगी नहीं है, सुख दुख आदि का जिसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संस्पर्श नहीं है, ऐसा जो पुरुष है वह तत्प्रतिबिंबितः, अर्थात उस बुद्धि में जो है वो प्रतिबिंबित वो हो जाता है। बुद्धि में प्रतिबिंबित होने पर उसमें तत्छायापत्या, उससे बुद्धि में प्रतिबिंबित जो पुरुष है उसमें बुद्धि की छाया पड़ती है, अर्थात विषयाकाराकारित बुद्धि जो है उसकी छाया पड़ती है उस पर। उसकी छाया पड़ने से वो ज्ञान सुखादिमान इव भवति, वह ज्ञानवान और सुखी इत्याकारक प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः सुख दुख आदि बुद्धि का धर्म है, पुरुष का धर्म नहीं है। लेकिन बुद्धि पुरुष प्रतिबिंबित जो पुरुष है उसमें उस बुद्धि की छाया के कारण बुद्धि यदाकाराकारित होकर उसमें प्रतिबिंबित होती है। पुरुष स्वयं को तदाकाराकारित सा अभिमान करता है। तो यही जो है इस प्रकार से वो जो पुरुष है उस पुरुष में जो बुद्धि के धर्म है वो दिखाई पड़ने लगते हैं। और
उसके विपरीत जो चैतन्य है, जो पुरुष है, उसकी छाया वो बुद्धि में पड़ती है। तो उसकी छाया बुद्धि में पड़ने के कारण जो अचेतना बुद्धि है वो चेतनवत हो जाती है, और चेतनवत होने के कारण वो व्यापार करने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए उसका जो अध्यवसाय जो कि अचेतन है वो भी चेतनवत हो जाता है। इस प्रकार से ये समाधान करते हुए, इसीलिए बुद्धि तत्व का विषयाकार आकारित होना ठीक है, ये बतलाने के पश्चात अब चूँकि हाँ, उसमें ये भी बतलाया कि इनमें एक एक पद का जो स्वारस्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रतिविषयाध्यवसाय ये जो लक्षण है उसमें एक एक पद का स्वारस्य भी बतलाते हुए बतलाया कि अध्यवसाय के ग्रहण से क्या हो गया कि संशय की निवृत्ति हो गई। क्योंकि अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय। अध्यवसाय और निश्चय ये दोनों पर्याय है। इसके पर्याय होने के कारण अध्यवसाय का चूँकि ग्रहण किया गया है, इससे ये होता है कि जो संशय, जो अनवस्थित ज्ञान है, तो संशयात्मक ज्ञान है, तो उसकी निवृत्ति हो जाती है अध्यवसाय के ग्रहण से। अर्थात इस प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति संशय में नहीं होती है। और जो विषय पद का ग्रहण किया गया है, इससे जो असद विषयक जो विपर्यय है, मिथ्या ज्ञान है, उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये बतलाया गया। तो विषय पद के द्वारा विपर्यय का अपाकरण हुआ, विपर्यय की निवृत्ति हुई। फिर जो प्रतिपद है, उस प्रतिपद के द्वारा इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है उसको चूँकि बतलाया गया है, इस कारण से अनुमान, स्मृति आदि जो अन्य है, समान जातीय अनुमान है, असमान जातीय जो है स्मृति आदि है, उन सबों में जो हैं ये लक्षण नहीं जाएगा। तो इस कारण से उन सबों की भी निवृत्ति होगी। इस प्रकार इन तीनों पदों का जो स्वारस्य है, स्वाध्याय पद का स्वारस्य और विषय पद का स्वारस्य और प्रतिपद का स्वारस्य बतलाने के पश्चात जो अनुमान प्रमाण है, उस अनुमान प्रमाण का स्वरूप बतलाने के पूर्व यह बतलाया कि जो लौकायतिक है, जो अनुमान को स्वीकार नहीं करता, जो चार्वाक, उसको भी अनुमान मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि परपुरुष अर्थात अन्य पुरुष में विद्यमान जो ज्ञान है, अन्य पुरुष में विद्यमान जो संदेह है, अन्य पुरुष में विद्यमान जो विपर्यय है, इन सबों का ज्ञान जो स्थूल दृष्टि वाले, स्थूल बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनको उनका ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा हो नहीं सकता है। और अगर चार्वाक कहें कि हम किसी और प्रमाण से करेंगे तो वो तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी और प्रमाण को वो मानता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ना चाहते बिना दूसरे के परपुरुष में विद्यमान जो अज्ञान है, परपुरुष में विद्यमान जो संशय है, परपुरुष में विद्यमान जो विपर्यय है, उन सबों के ज्ञान के बिना उसके समक्ष अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी जो बात है वो उन्मत्त व्यक्ति की बात की भांति वो उपेक्षणीय हो जाती है। इस कारण से ये कहा कि न चाहते हुए भी चार्वाक जैसे भौतिकवादी को भी अनुमान प्रमाण स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्यक्ष के अनंतर जो अनुमान है उसका निरूपण करते हैं, क्योंकि अनुमान जो है प्रत्यक्ष का कार्य है। और उस अनुमान सामान्य का लक्षण करते हुए जो कारिकाकार उन्होंने कहा तत्लिंगलिंगी पूर्वकम, तत् अर्थात तत् अनुमानम, वह जो अनुमान है लिंगलिंगी पूर्वक है। लिंग पद का अर्थ है व्याप्य और लिंगी पद का अर्थ है व्यापक। इसी को दूसरे शब्द में हम कहें, लिंग है हेतु और लिंगी है साध्य। अर्थात लिंगलिंगी पूर्वक अर्थात व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है। ये अनुमान सामान्य का लक्षण किया। उसमें व्याप्य पद की ये व्याख्या की कि व्याप्य कौन है, तो व्याप्य जो है वो शंकित समारोपित उपाधि निराकरणेन च वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम। दो प्रकार की उपाधि होती है, एक
संकित उपाधि और एक समारोपित अर्थात निश्चित उपाधि। संकित उपाधि और निश्चित उपाधि में से पहले हम निश्चित उपाधि को समझ लें। जैसे हम पर्वतो वहनिमान धूमात कहते, ये तो ठीक है, लेकिन अगर धूमवान वहने कहें तो यहाँ स्थिति क्या है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी तो है, लेकिन जहाँ जहाँ वहनी है वहाँ वहाँ धूम नहीं है। इसीलिए ये जो हेतु है ये सोपाधिक है। सोपाधिक होने का मतलब क्या? उपाधि इसमें क्या है? आर्द्रेन धन संयोग। अगर गीली लकड़ी हो, ईंधन अगर गीला हो, तब तो फिर उस वाहनी में जो है धूम दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाहने हैं, ये जो हेतु है ये सोपाधिक हेतु हुआ। और सोपाधिक हेतु जो है वो हेत्वाभास होता है, हेतु नहीं होता है। इसीलिए कहा कि वो जो निश्चित उपाधि है उसका निराकरण करना चाहिए। और संकित उपाधि, जैसे उदाहरण दिया कि देवदत्तः श्यामः मित्रातनयत्वात्। देवदत्त सांवला है क्योंकि वो मित्रा का तनय है, मित्रा का पुत्र है। मित्रा नामक जो स्त्री है उसका वो पुत्र है। ये आवश्यक नहीं कि मित्रा के सभी पुत्र जो हैं वो सांवले हो। कई परिवारों में हम लोग देखते हैं कि एक ही माता पिता के जो पुत्र है वो कोई गोरे होते हैं, कोई सांवले होते हैं। तो ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तो संदेह है। तो ये संदिग्ध जो है ये उपाधि है। तो ये क्योंकि मित्रा तनय की श्यामता के पीछे शाक भक्षण, विशेष प्रकार के शाक के भक्षण करने से रंग जो है वो सांवला होता है। तो उसमें उस माता ने विशेष प्रकार के जो है शाक खाए उस दौरान और उसके कारण उसका पुत्र सांवला हुआ। तो ये हो सकता है, केवल मित्रा के तनय होने मात्र से वो सांवला होता हो ये बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ ये संकित उपाधि है। तो ये दोनों प्रकार के जो उपाधि है, दोनों प्रकार के उपाधि का निराकरण करना चाहिए, क्योंकि सोपाधिक हेतु जो है उसके द्वारा अनुमान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा कि संकित समारोपित उपाधि निराकरणेन, संकित उपाधि और समारोपित उपाधि अर्थात निश्चित उपाधि, दोनों प्रकार के उपाधियों का निराकरण करते हुए वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम। वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम का तात्पर्य क्या है? जैसे धूम जो वस्तु है उस वस्तु का स्वभाव है कि वो अग्नि के बिना नहीं हो सकता है, ये उसका स्वभाव है। अग्नि के साथ वो प्रतिबद्ध है, क्योंकि अग्नि के बिना धूम का अस्तित्व संभव नहीं है। धूम का अस्तित्व अग्नि के अधीन है। इसीलिए इस वस्तु का यह स्वभाव है, धूम रूप वस्तु का यह स्वभाव है कि अग्नि के साथ उसका अविनाभाव संबंध है। अग्नि के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो धूम जो है वो वाहनी के साथ वस्तु स्वभाव से प्रतिबद्ध है, अर्थात अविनाभाव संबंध से वो जुड़ा हुआ है। और ये इसी को कहते हैं व्याप्य। व्याप्य का ये लक्षण हुआ कि संकित समारोपित उपाधि निराकरणेन वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम। तो ये है व्याप्य का लक्षण, जो संकित और समारोपित अर्थात निश्चित जो उपाधि है उनका निराकरण करते हुए जो वस्तु का जो स्वभाव है उससे प्रतिबद्ध हो। अर्थात धूम जैसे है, धूम का यह स्वभाव है कि वो अग्नि के बिना नहीं हो सकता है। इस प्रकार उसमें जो अविनाभाव संबंधे न जो स्थित हो उसको कहेंगे वस्तु स्वभाव प्रतिबद्ध है। और ये न प्रतिबद्धम तद व्यापकम, जिसके साथ वो प्रतिबद्ध है, वाहनी के साथ प्रतिबद्ध है, इस कारण से वाहनी हुआ व्यापक। तो इस प्रकार व्याप्य और जो व्यापक पद है उन दोनों पदों की वहाँ व्याख्या की। लेकिन समस्या फिर खड़ी हुई कि आपने कहा लिंगलिंगी पूर्वकम। तो लिंगलिंगी पूर्वकम में लिंग पद का अर्थ किया व्याप्य, लिंगी का अर्थ किया व्यापक। इसका तात्पर्य हुआ कि लिंगलिंगी भाव ज्ञान पूर्वकम, अर्थात जो हेतु है और साध्य है
उसका जो भावपूर्वक अर्थात व्याप्तिक ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है, ये इस लिंगलिंगी पूर्वकम का अर्थ आया। लेकिन केवल व्याप्तिक ज्ञान से अनुमान संभव नहीं है। जब तक व्याप्तिक ज्ञान के अनंतर पक्ष धर्मता का ज्ञान न हो, अर्थात पक्ष में हेतु है इत्याकारक ज्ञान जब तक न हो, तब तक जो है अनुमान होता नहीं है। केवल व्याप्तिक ज्ञान से अनुमान होता नहीं है। इसीलिए ये पक्ष धर्मता ज्ञान भी आवश्यक है। तो पक्ष धर्मता ज्ञान रूप जो अर्थ है, वो अर्थ कहाँ से आएगा? उसी अर्थ को लाने के लिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा कि लिंगी पद की आवृत्ति कर देनी चाहिए। लिंगी पद की जब आवृत्ति करेंगे तो समास इस प्रकार का होगा, लिंगी च इति लिंगिनी, लिंगी च इति लिंगिनी, और लिंगम च लिंगिनी च इति लिंगलिंगीनी, तत्पूर्वकम लिंगलिंगी पूर्वकम, ऐसा समास करेंगे। तो प्रथम लिंग जो लिंग पद है उसका अर्थ तो सुस्पष्ट है कि वो व्याप्य है अर्थात हेतु है, और द्वितीय जो लिंगी पद है उसका भी अर्थ बता चुके हैं, व्यापक है अर्थात वो साध्य है, ठीक है, अर्थात व्याप्ति ज्ञान हुआ, व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान अर्थात व्याप्तिक ज्ञान। और दूसरा जो लिंगी पद है उसका अर्थ करेंगे लिंगम अस्य अस्ति इति लिंगी, लिंगम अस्य अस्ति इति लिंगी, लिंगम अर्थात हेतु, अस्य अस्ति माने अस्य पक्षस्य अस्ति, इस प्रकार का जब हम अर्थ करेंगे लिंगी द्वितीय लिंगी पद का, तो यह अर्थ निकल आएगा कि धूम रूप जो हेतु है वो पर्वत रूप जो पक्ष है उसमें विद्यमान है। इसी को कहते हैं पक्षवृत्तिता, पक्षवृत्तिता ज्ञान, पक्ष में हेतु विद्यमान है इसका ज्ञान। तो ये अर्थ निकल आएगा द्वितीय लिंगी पद से। इससे क्या हो गया कि केवल व्याप्तिक ज्ञान से नहीं, अपितु व्याप्तिक ज्ञान अर्थ इसी को दूसरे शब्द में कहेंगे व्याप्य व्यापक भाव अर्थात व्याप्तिक ज्ञान, और पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम, और पक्ष धर्मता ज्ञान जिसके पूर्व में हो उसको कहेंगे व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम। तो ऐसा कौन है? अनुमानम, वो अनुमान है। इस प्रकार अनुमान सामान्य का लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब उसके बाद ये कहते हैं कि अनुमान विशेषान तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मारयति त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, कि तंत्रांतर लक्षितान अन्य शास्त्र अर्थात न्याय शास्त्र में जिनका लक्षण प्रस्तुत किया गया है, ऐसे जो अनुमान विशेष है उनको स्मारयति, उनका स्मरण करा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि अन्य शास्त्र में जो बतलाया गया उसको यहाँ कहने की आवश्यकता क्या है? आपने प्रत्यक्ष के संदर्भ में तो कह दिया कि अन्य शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया उनका हमने खंडन नहीं किया, बिस्तर भयात ये कह दिया। तो यहाँ पर फिर आप अनुमान विशेष जिनका निरूपण, जिनके लक्षण का निरूपण न्यायशास्त्र में किया गया है, तंत्रांतर में किया है, तो उनका स्मरण क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं अभिमतान, वो हमारे लिए अभिमत है, हमको स्वीकृत है, इस कारण से हम उनका स्मरण करा रहे हैं। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम की ही व्याख्या करते हुए कौमुदीकार कहते हैं तत्सामान्यतो लक्षितम अनुमानम विशेषतः त्रिविधम। सामान्यतः जिसका लक्षण प्रस्तुत किया, क्या लक्षण प्रस्तुत किया? व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम, ये जो सामान्यतः अनुमान का लक्षण प्रस्तुत किया, सामान्यतो लक्षितम अनुमानम विशेषतः त्रिविधम, विशेष रूप से वो तीन प्रकार के हैं। तो क्या क्या है? पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम च। पूर्ववत अनुमान, सामान्य शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तो पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान, इस प्रकार तीन प्रकार के अनुमान के भेद के पूर्व अनुमान के दो भेद और दो भेद है, दो भेद किए जाते हैं। वो क्या है? तत्र प्रथमम तावत द्विविधम, पहले जो है दो प्रकार के अनुमान है, और बीतम और अबीतम च। बीत और अबीत,
वीट अनुमान जो हैं, वीट का तात्पर्य है विशेषेण इतम माने प्रसिद्धम, अर्थात अन्वय व्याप्ति हेतुकम। अन्वय व्याप्ति से जो अनुमान होता है उसको हम कहेंगे वीट अनुमान। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्, तो इसमें अन्वय व्याप्ति ही प्रधान है, इसलिए जिसमें अन्वय व्याप्ति ही मुख, अन्वय मुखेन का तात्पर्य है जिसमें अन्वय व्याप्ति प्रधान हो, मुखम अर्थात अन्वय सहचार एवं मुखम अर्थात मुख की तरह जो प्रधान है, तो उसको कहते हैं उसी को कहेंगे अन्वय मुखेन। अन्वय व्याप्ति जिसमें प्रधान है, ऐसे जो विधायक है, विधेयक जो अनुमान है उसको हम कहेंगे विधिमुखेन। जो अनुमान किया गया है वो जो है अनुमान वीत अनुमान है। और अवीत अनुमान क्या है? व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम। व्यतिरेक व्याप्ति, तदभावे तदभाव, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः और तदभावे तदभावः। तो तदभावे तदभाव ये जो है व्यतिरेक है। तो व्यतिरेक व्याप्ति जिसमें प्रधान हो उसके द्वारा जो अनुमान होता है उस अनुमान को कहते हैं अवीत अनुमान। अवीत अनुमान का जैसे उदाहरण हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे जो आकाश है उसका गुण शब्द है, उसको इस रूप में सिद्ध करते हैं कि गुण जो है वो द्रव्याश्रित होता है, किसी न किसी द्रव्य में रहता है। द्रव्य की संख्या कुल जो है 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। तो ये 9 द्रव्य है। तो ये जो शब्द है वो अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रित। 8 जो द्रव्य है, पृथ्वी आदि जो 8 द्रव्य है, उसमें आकाश को छोड़ करके पृथ्वी आदि जो 8 द्रव्य है उनके अतिरिक्त द्रव्य में वो आश्रित है, क्योंकि वो गुण है और गुण जो हैं वो द्रव्य में आश्रित होता है। तो इस प्रकार जो हम अनुमान करते हैं उस अनुमान को कहते हैं अवीत अनुमान। तो उसमें इसी बात को बतलाने के लिए वहाँ न्याय भाष्यकार ने ये कहा कि प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात् शिष्यमाने संप्रत्यय परिशेष। इसी अवीत अनुमान का दूसरा जो नाम है वो शेषवत अनुमान है। अवीत अनुमान का दूसरा जो नाम है वो शेषवत अनुमान है। उसी को दूसरे शब्द में परिशेष भी कहते हैं, परिशेष अनुमान। तो परिशेष अनुमान क्या है? तो उसको बतलाते हुए न्याय भाष्यकार ने कहा कि प्रसज्य प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात्। प्रसज्य प्रतिषेध क्या है? प्रसज्य प्रतिषेध को हम यूँ समझें कि शब्द जो हैं क्या पृथ्वी पर आश्रित है? तो कहते नहीं, ये नहीं, इस प्रकार का जो निषेध किया गया है ये प्रसज्य प्रतिषेध है। और जल में आश्रित है? कह के नहीं। तेज में है? नहीं। वायु में है? नहीं। काल, दिक्, आत्मा, मन में है? नहीं। एक एक का प्रतिषेध करते गए। तो प्रतिषेध कर जाने पर क्या है? प्रसज्य प्रतिषेधे अप्रसंगात्, चूँकि इन सबों में किसी में वो नहीं है, ऐसी स्थिति में शेष जो बचा कौन? आकाश। तो उसमें संप्रत्यय हमारा बोध क्या होगा? यही होगा कि जो शिष्यमान जो आकाश है उसी में यह शब्द आश्रित है। क्यों? क्योंकि गुण होने के कारण वो द्रव्याश्रित है, और 8 द्रव्यों में अगर वो आश्रित नहीं है तो 9वां जो आकाश है उस आकाश में ये आश्रित होगा। इस प्रकार का जो अनुमान है इसी को कहते शेषवत अनुमान, या उसी का दूसरा नाम जो है परिशेष अनुमान। तो इस प्रकार से इसको तत्वकौमुदीकार ने कहा तत्र अभिहितम शेषवत शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः सएव विषयतया जस्य अस्ति अनुमान ज्ञानस्य शेषः अस्य अस्ति इति शेषवत। जैसे धनम अस्य अस्ति इति धनवान होता है, धनवत शब्द है, उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा? शेषः अस्य अस्ति इति शेषवत। जिसमें शेष हो तो शेष क्या है? परिशिष्यते इति शेषः, जो
परिशिष्ट में रह जाए उसको हम कहेंगे शेष। और सएव विषयतया जस्य अनुमान ज्ञानस्य, वही विषय के रूप में जिस अनुमान ज्ञान में रहे उसको कहते हैं शेषवद अनुमान। उसी को न्याय भाष्यकार ने वात्स्यायन भाष्य में कहा गया है, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाने संप्रत्यय इति। अस्य च अभीतस्य व्यतिरेकिनः उदाहरणम अग्रे अभिधास्यते। ये जो व्यतिरेकिनः अभीतस्य, ये व्यतिरेकी जो अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति से जो अभीत अनुमान होता है उस अनुमान का जो उदाहरण है वो आगे चल करके हम बतलाएंगे। अब जो बीट अनुमान है, बीट अनुमान का लक्षण प्रस्तुत करना है तो पहले कहते हैं कि बीटम द्वेधा। बीट अनुमान जो है दो प्रकार के हैं। वो क्या क्या है? पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट है। पूर्ववत अनुमान है और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत सामान्यतो दृष्टम च तत्र एकम दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम यत् तत्पूर्ववत। उनमें से एक अर्थात पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट, ये जो बीट अनुमान के दो भेद है उनमें से एक अर्थात जो प्रथम जो पूर्ववत अनुमान है वो कैसा है? दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम यत् तत्पूर्ववत, जो दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय हो। अब इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लें कि दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय का तात्पर्य क्या है। देखिए, जिससे सामान्य विशेष का अनुमान किया जा रहा है, सामान्य विशेष का अनुमान का तात्पर्य है जैसे वहनित्व है, ये सामान्य विशेष है क्योंकि घटत्व पटत्व मठत्व ये सभी सामान्य है, वहनित्व भी सामान्य। उनमें से विशेष है जो है वो क्या है? वहनित्व सामान्य। तो जिस वहनित्व सामान्य विशेष का हम अनुमान करने जा रहे हैं उसका जो स्वलक्षण है, स्वलक्षण का तात्पर्य है उसका जो विशेष स्वरूप है, वैयक्तिक स्वरूप है। वहनित्व सामान्य का वैयक्तिक स्वरूप क्या है? वहनि विशेष। तो वह जो है वो पहले से अगर दृष्ट हो, दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम, यत् सामान्य विषयक अनुमान है, जिस सामान्य के विषय में हम अनुमान कर रहे हैं उसका जो स्वलक्षण है, वहनित्व सामान्य के विषय में हम अनुमान कर रहे हैं उसका स्वलक्षण जो वहनि विशेष है वो अगर पहले से दृष्ट हो, पहले से अगर ज्ञात हो, दृष्ट धातु का अर्थ ज्ञान भी है, तो इसीलिए पहले से अगर वो दृष्ट है, ज्ञात है, तो उस अनुमान को कहते हैं पूर्ववत अनुमान। और पूर्व पद का अर्थ बतलाते हैं, पूर्वम माने प्रसिद्धम, दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम इति। वो पहले से दृष्ट होने के कारण पहले से वो प्रसिद्ध है, इसीलिए कहा दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम इति। जावत ये पूर्ववत जो तद अस्य विषयत्वेन अस्ति अनुमान ज्ञानस्य, ये चूँकि उसके इस अनुमान ज्ञान में यह विषय के रूप में विद्यमान है, इस कारण से इस अनुमान को कहते हैं पूर्ववत। हाँ, जो प्रसिद्ध है पहले से वह इसमें विषय के रूप में विद्यमान है, इस कारण से इस अनुमान को कहते हैं पूर्ववत अनुमान। उदाहरण देते हुए कहते हैं, उदाहरण हम दे ही चुके हैं तथापि इसमें हम पढ़ लें। यथा धूमात् वहनित्व सामान्य विशेष पर्वते अनुमीयते। धूम को देख करके, धूम रूप जो लिंग है, धूम रूप जो हेतु है, उस हेतु से पर्वते माने पर्वत रूपे पक्षे, पर्वत रूप जो पक्ष है उसमें हम वहनित्व सामान्य विशेष, अभी अभी मैंने कहा कि वहनित्व घटत्व पटत्व मठत्व इत्यादि ये सभी जो है सामान्य है। इन सामान्यों में एक विशेष जो है वो क्या है? वहनित्व है। तो जिस वहनित्व विशेष का हम, जिस सामान्य विशेष का हम अनुमान कर रहे हैं वही कह रहे, तस्य च धूमात् वहनित्व सामान्य विशेष पर्वते अनुमीयते। धूम के द्वारा पर्वत में वहनित्व सामान्य विशेष का अनुमान हम करते हैं, तो उस अनुमान में तस्य च वहनित्व सामान्य विशेषस्य, यह जिसका हम अनुमान कर रहे हैं, जिस वहनित्व सामान्य विशेष का अनुमान कर रहे हैं उसका जो स्वलक्षणम, स्वलक्षण कौन है? वहनि विशेष। जो वहनि विशेष है वो दृष्टो रसवत्याम, रसवती में, इसी रसवती पद से रसोई शब्द कथनचित आया है। रसवती सद रस का जो
अनुभव कराने वाला स्थान है वो वही रसवती है, रसोई घर है, पाकशाला है। तो उसके लिए कहते हैं कि रसवती में अर्थात पाकशाला में वो हमने क्या है, बहनित्व सामान्य का जो विशेष अर्थात बहनी विशेष उसको हमने देखा है। तो इसीलिए कहा बहनित्व सामान्य विशेषस्य स्वलक्षणम माने बहनी विशेषा रसवत्याम दृष्टः, रसवती में हमने उसको देखा है, रसोई घर में उसको देखा। ये हुआ पूर्ववत अनुमान। अब वीत अनुमान का ही जो दूसरा भेद है सामान्यतो दृष्ट, उसको बतलाते हुए कहते हैं अपरम च वीतम सामान्यतो दृष्टम अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय। जिस प्रकार जो पूर्ववत अनुमान है वो दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय है, अर्थात जिस सामान्य विशेष का अनुमान किया जा रहा है उसका स्वलक्षण जो विशेष है, सामान्य विशेष है, वो उसका उस सामान्य का जो विशेष स्वरूप है उस स्वरूप का ज्ञान पहले से जब हो उसको तो हम कहते हैं पूर्ववत, जब पहले से न हो अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय, जिसका जिस सामान्य विशेष का हम अनुमान करने जा रहे हैं उस सामान्य विशेष का जो स्वलक्षण है अर्थात जो विशेष स्वरूप है, जो वैयक्तिक स्वरूप है, वो स्वरूप अगर पहले से दृष्ट ना हो, अदृष्ट हो, उस अनुमान को हम कहते हैं सामान्यतो दृष्ट अनुमान। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं अपरम च वीतम सामान्यतो दृष्टम अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम। वो अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय है, अर्थात जिसका स्वलक्षण, जिसका वैयक्तिक स्वरूप, जिसका विशेष स्वरूप पहले से दृष्ट न हो। जैसे कह रहे यथा इंद्रिय विषयम अनुमानम, इंद्रिय विषयक जो अनुमान है उसको कहते हैं उस अनुमान को हम कहेंगे सामान्यतो दृष्ट अनुमान। जैसे रूपादीनि करणवंती, रूपादीनि विज्ञानानि करणवंती, रूप आदि जो हैं ये करणवंती, इसका कोई ना कोई करण है, करण वाले हैं। रूप आदि का जो ज्ञान है किसी न किसी करण के द्वारा होता है, तो करणवत्व का यहाँ अनुमान है। रूपादीनि विज्ञानानि करणवंती, रूप आदि जो ज्ञान है वो करण वाले है, अर्थात उसका कोई ना कोई करण है। अब आप ये बताएं, रूप का ज्ञान हमको चक्षुर इंद्रिय से होता है, तो चक्षुर इंद्रिय से जो रूप का ज्ञान होता है तो हाँ ये करणत्व सामान्य का अनुमान किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही हमने बताया कि अनुमान के द्वारा सामान्य का बोध होता है, सामान्य का ज्ञान होता है, तो करणत्व सामान्य का अनुमान किया जा रहा है। तो जद विषयक करणत्व सामान्य का अनुमान किया जा रहा है, अर्थात इंद्रिय विषयक करणत्व सामान्य का अनुमान किया जा रहा है। उस करणत्व सामान्य का जो विशेष रूप होगा वो कौन होगा? इंद्रिय विशेष। क्या इंद्रिय हमारे प्रत्यक्ष गोचर है? इंद्रिय को क्या हम लोग देख पाते हैं? सामान्यतः जिसको हम जैसे श्रोत्रेंद्रिय कहते करके ये कान दिखाई पड़ रहा है, नहीं, ये तो उसका स्थान है, ये इंद्रिय नहीं है। कर्ण संस्कुडी जो है वो इंद्रिय का स्थान है, इंद्रिय नहीं है। उसी प्रकार ये जो नासिका का अग्रभाग है वो घ्राणेन्द्रिय का स्थान है, घ्राणेन्द्रिय नहीं है। चक्षुर गोलक जो है वो चक्षुर इंद्रिय का स्थान है, चक्षुर इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय हमारे लिए प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। तो इस कारण से जो चक्षुर इंद्रिय विशेष का जो रूप है अर्थात स्वरूप है, उस स्वरूप को उसी को कहेंगे स्वलक्षण। उसका जो विशेष रूप है उसको हम देख नहीं सकते, इंद्रिय विशेष को हम देख नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम। जिस सामान्य विशेष का हम अनुमान कर रहे हैं उसका जो स्वलक्षण है, जो विशेष रूप है, वो पहले से दृष्ट न हो। तो इंद्रिय विषयक यह अनुमान है, और इंद्रिय विषयक अनुमान में इंद्रियत्व सामान्य का जो
विशेष स्वरूप है, स्वलक्षण है इंद्रिय विशेष, वह इंद्रिय विशेष आपके हमारे जैसे स्थूल दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए वो दृश्य नहीं है, उसका ज्ञान हमको नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा अपरम च बीतम सामान्यतो दृष्टम अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम यथा इंद्रिय विषयम अनुमानम। यहाँ कहते अत्र ही रूपादि विज्ञानानां क्रियात्वेन करणवत्वम अनुमीयते। रूपादि विज्ञानानि करणवन्ति क्रियात्वात्, ये अनुमान का स्वरूप है। जो रूपादि विज्ञान है, रूपादि का जो हमको ज्ञान होता है वो करण वाले है, करणवंती। वो क्यों, उसमें हेतु क्या देते? क्रियात्वात्, क्रिया होने के कारण वो करण है, करणवत्व का अनुमान करते हैं। तो यहाँ कह रहे रूपादि विज्ञानानां क्रियात्वेन करणवत्वम अनुमीयते। अब यहाँ ये बता, लौकिक उदाहरण से ये बता रहे हैं कि यद्यपि करणत्व सामान्यस्य छिदादौ वास्यादि स्वलक्षणम उपलब्धम। जैसे कोई कुठार से काष्ठ का छेदन करता है, तो ये जो छिदी क्रिया है, उस क्रिया का जो करण है कौन? वही कुठार। छेदन किसके द्वारा करते हैं? किस साधन से करते हैं? कुठार से करते हैं। तो वो जो कुठार आदि जो है साधन यहाँ तो दिखाई पड़ता है, तो उसको कह रहे हैं यद्यपि करणत्व सामान्यस्य, करणत्व सामान्य जो है उसका छिदादौ अर्थात छेदन आदि जो क्रिया है उसमें वास्यादि अर्थात वही कुठार आदि, वसुला आदि, ये जो है स्वलक्षणम, उसका विशेष स्वरूप है। उस करणत्व सामान्य का विशेष स्वरूप हुआ कुठार। तो वो तो दिखाई पड़ता है हमको, आपको दिखाई पड़ता है वो करण, लेकिन तथापि यज्जातीयम रूपादि ज्ञाने करणवत्वम अनुमीयते, जिस जाति का करणवत्व जो है हम अनुमित कर रहे हैं रूप आदि के ज्ञान में, यज्जातीयम करणवत्वम अनुमीयते, जिस जाति के करणवत्व का अनुमान हम कर रहे हैं, अर्थात ये इंद्रिय जातीय है। रूपादि के ज्ञान में जिस करणवत्व का अनुमान हम कर रहे हैं वो इंद्रिय जातीय करणवत्व है। तज्जातीयस्य करणस्य न दृष्टम स्वलक्षणम प्रत्यक्षेन। इंद्रिय जातीय जो करण है उस करण का जो विशेष स्वरूप है उसको वही कह रहे हैं तज्जातीयस्य करणस्य, तज्जातीय जो करण है साधन है इंद्रिय, न दृष्टम स्वलक्षणम प्रत्यक्षेन, उसका जो विशेष स्वरूप है उसको, उसका जो वैयक्तिक स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष के द्वारा हमने देखा नहीं है, इसीलिए अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय हुआ। तो इंद्रिय जातीयम ही तत्करणम, ये जो करणत्व, जिस करणवत्व का अनुमान कर रहे हैं उस करणवत्व का जो विशेष स्वरूप करण है वो करण इंद्रिय है, इसलिए कहा इंद्रिय जातीयम ही तत्करणम। न च इंद्रियत्व सामान्यस्य स्वलक्षणम इंद्रिय विशेषः प्रत्यक्ष गोचरो अर्वाग्दृशाम। अर्वाग्दृशाम अर्थात स्थूल दृशाम, जो स्थूल दृष्टि वाले आप हम जैसे लोग हैं उनके लिए इंद्रियत्व सामान्यस्य स्वलक्षणम, इंद्रियत्व सामान्य का जो स्वलक्षण है अर्थात इंद्रिय विशेष है, वो जो इंद्रिय विशेष है न प्रत्यक्ष गोचरो अर्वाग्दृशाम, आपके हमारे जैसे स्थूल दृष्टि वालों के लिए वो प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम उस इंद्रिय विशेष को नहीं जान सकते। इसलिए हाँ, यथा बहनित्व सामान्यस्य स्वलक्षणम बहनी, जिस प्रकार बहनित्व सामान्य का जो स्वलक्षण है माने विशेष स्वरूप है, वैयक्तिक रूप है कौन बहनी, उसको तो हम रसोई घर में देख लेते हैं, लेकिन इंद्रियत्व सामान्य का जो विशेष है इंद्रिय, उस इंद्रिय को हम जैसे स्थूल दृष्टि वाले प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देख नहीं सकते हैं, इसलिए ये अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय को अनुमान हुआ। सोयम पूर्ववतः सामान्यतो दृष्टा सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः। तो कहते हैं यही जो है पूर्ववतः सामान्यतो दृष्टात् सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे, पूर्ववत अनुमान भी वीत अनुमान है, सामान्यतो दृष्ट अनुमान भी वीत अनुमान है। तो वीतत्वेन दोनों में तुल्यता है, बीट होने के कारण, दोनों ही बीट अनुमान होने के कारण इन दोनों में तुल्यता है, क्योंकि
पूर्ववत भी बीत अनुमान है और सामान्य तो दृष्ट भी बीत अनुमान है। तो इसी को कहते हैं कि सत्यपि बीतत्वेन तुल्यत्वे, पूर्ववतः सामान्य तो, पूर्ववत से जो सामान्य है वो भले ही दोनों बीत है, तथापि बीतत् तुल्यत्वे विशेषः सोयम पूर्ववतः सामान्यतो दृष्टात् सत्यपि बीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः। यही जो है बीत के रूप में दोनों तुल्य होने पर भी ये विशेष है कि जो पूर्ववत अनुमान है उस अनुमान में जिस सामान्य विशेष का अनुमान किया जाता है उसका जो विशेष स्वरूप है वो पहले से दृष्ट है, लेकिन जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान है उस अनुमान में जिस सामान्य विशेष का अनुमान किया जा रहा है उसका जो विशेष स्वरूप है, उसका जो वैयक्तिक स्वरूप है वो पहले से दृष्ट नहीं है। एक में विशेष स्वरूप का पहले से दृष्ट होना और दूसरे में विशेष स्वरूप का पहले से दृष्ट न होना, यही जो है दोनों में भेद है। इसी भेद को बतलाने के लिए कहा कि सोयम पूर्ववतः, यही जो है पूर्ववत अनुमान से सामान्यतो दृष्टात् सत्यपि बीतत्वेन, जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान है वो बीत होने पर भी उनमें तुल्यत्वे विशेषः, तुल्य होने पर भी इनमें ये विशेष है, विशेषता है। अत्र स दृष्टम दर्शनम सामान्यत इति सामान्यस्य सार्वविभक्तिकः तसी। तो ये कह रहे हैं सामान्यतो दृष्टम में सामान्यतः जो ये है इसमें कौन सा प्रत्यय है? एक तो पंचम्या तसिल होता है और एक सार्वविभक्ति का तसी, तसी प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर सार्वविभक्तिक तसी प्रत्यय है, तो तसी प्रत्यय षष्ठी के स्थान में है, तो इसीलिए सामान्यतः का अर्थ है सामान्यस्य। ऐसा ही हम लोग पहले अर्थ करके आए हैं प्रथम कारिका में। प्रथम कारिका में एकांतात्यंततः में हम लोगों ने अर्थ किया था, तो यहाँ पर सार्वविभक्ति का तसी है, एकांतश्च अत्यंतश्च इति एकांतात्यंतयोः। ये जो षष्ठी है उस षष्ठी के स्थान पर तसी प्रत्यय हुआ है, इसीलिए एकांतात्यंततः का क्या तात्पर्य है? एकांतात्यंतयोः, अर्थात एकांतस्य अत्यंतस्य च अभावात्, ऐसा अर्थ हम लोगों ने तसी प्रत्यय के द्वारा किया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर भी ये तसी प्रत्यय है। सामान्यस्य ये जो है इसमें सार्वविभक्ति का तसी प्रत्यय है और दृष्टम का अर्थ है दर्शन अर्थात ज्ञान। अत्र स दृष्टम दर्शनम सामान्यतः इति सामान्यस्य, तो अर्थ हुआ सामान्यस्य दर्शनम, माने सामान्य का ज्ञान, ये अर्थ हुआ तसी प्रत्यय के द्वारा। अदृष्ट स्वलक्षणस्य सामान्य विशेषस्य दर्शनम, जो जिसका स्वलक्षण पहले से अदृष्ट है, दृष्ट नहीं है, जिसका वैयक्तिक स्वरूप विशेष स्वरूप पहले से दृष्ट नहीं है, अदृष्ट है, उसका अदृष्ट स्वलक्षणस्य सामान्य विशेषस्य, सामान्य जो विशेष है करणवत्व, उसका जो दर्शन है वो है सामान्यतो दृष्टम अनुमानम, उसका ज्ञान वो अनुमान प्रमाण है। इस प्रकार से अदृष्ट स्वलक्षणस्य सामान्य विशेषस्य दर्शनम सामान्यतो दृष्टम अनुमानम, ये सामान्यतो दृष्ट अनुमान का लक्षण है। इस प्रकार से आचार्य वाचस्पति मिश्र ने बीत अनुमान के जो दो भेद है पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट, इन दोनों का लक्षण जो है इसमें प्रस्तुत किया। सर्वं च एतद् अस्माभिः न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायां व्युत्पादितम इति नेह उक्तम विस्तर भयात्। तो कहते इसका और अधिक विस्तार के साथ हमने निरूपण कहाँ किया है? न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायां। ये सब कुछ सर्वं च एतद् अस्माभिः अर्थात आचार्य वाचस्पति मिश्र ही, आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इन सारे विषयों को अपने न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका जो है उस तात्पर्य टीका में व्युत्पादितम, उनमें इनको भली भांति प्रतिपादित किया है। न इह विस्तर भयात, यहाँ उतना विस्तार से हम प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रंथ का कलेवर बढ़ जाएगा, विस्तर हो जाएगा, इस कारण से नेह उक्तम विस्तर भयात। इस प्रकार से ये जो अनुमान के जो भेद है वो उन अनुमान के उन भेदों का निरूपण
यहाँ कर दिया गया। सबसे पहले जो अनुमान है वो बीट और अबीट भेद से दो प्रकार के हैं। उनमें से जो अबीट अनुमान है उसी को शेषवत या परिशेष अनुमान कहा जाता है, जो विधि मुखे न हो करके निषेध मुखे न प्रवृत्त होता है, क्योंकि एक एक का निषेध करके जो अंत में शेष रह जाता है प्रसज्य प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाने संप्रत्यय, एक एक का निषेध करते हुए जो अंत में शेष रह जाए उसमें जो ज्ञान होता है, तो ये उसको हम कहते परिशेष अनुमान, उसी को हम कहते शेषवत अनुमान। पहले उसका निरूपण करके बीट के जो दो भेद है पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट, इन दो भेदों का जो लक्षण है, एक का लक्षण दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय है पूर्ववत का, और अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय यह लक्षण है सामान्य तो दृष्ट का। इस प्रकार से इन तीनों जो अनुमान है पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, इन तीनों अनुमानों का लक्षण आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी में प्रस्तुत किया। और इसके बाद यह आता है प्रसंग शब्द प्रमाण का। प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवण समनंतरम प्रयोज्य वृद्ध प्रवृत्ति हेतु ज्ञानानुमान पूर्वकत्वात् शब्दार्थ संबंध ग्रहणस्य स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणस्य शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वाद् अनुमान पूर्वकत्वम इत्यनुमानानंतरम शब्दम लक्षयति। आचार्य वाचस्पति मिश्र की ये शैली है कि इसके बाद इसका निरूपण, इसके बाद इसका निरूपण क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले प्रत्यक्ष का निरूपण क्यों किया जा रहा है, उसके औचित्य पर प्रकाश डाला। फिर प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण क्यों किया जा रहा है, उसके औचित्य पर प्रकाश डाला। अब जब शब्द प्रमाण का अर्थात आप्तवचन प्रमाण का निरूपण करना है तो उसका निरूपण अनुमान के बाद क्यों किया जा रहा है, उसके औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रयोजक वृद्ध श्रवण शब्द श्रवण समनंतरम, एक होते हैं प्रयोजक वृद्ध, एक होते हैं प्रयुज्य वृद्ध। जैसे देवदत्त ने यज्ञदत्त से कहा कि गाम आनय, एक तीसरे व्यक्ति जो तटस्थ व्यक्ति है उसको न गाम का अर्थ मालूम है न आनय का अर्थ मालूम है, लेकिन चुपचाप बैठ करके वो देख रहा है कि प्रयोजक वृद्ध ने इस शब्द का उच्चारण किया कि गाम आनय। इस शब्द को सुनने के अनंतर प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवण समनंतरम, उस प्रयोजक वृद्ध प्रयुक्त जो शब्द है गामानय, उसके श्रवण के तो तत्काल बाद जो प्रयुज्य वृद्ध है जैसे यज्ञदत्त है, वो क्या करता है, उसकी प्रवृत्ति हेतु ज्ञानानुमान पूर्वकत्वा, उसकी जो प्रवृत्ति होती है गवानयन में, उस प्रवृत्ति में हेतु कौन है, उस प्रवृत्ति में प्रयुज्य वृद्ध जो यज्ञदत्त है उसकी जो गवानयन में प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में हेतु कौन है, वो अनुमान है। वो अनुमान करता है कि देवदत्त चाहता है कि मैं गाय को लाऊं, तो ये अनुमान करता है। तो इसीलिए कहते हैं प्रयोज्य वृद्ध प्रवृत्ति हेतु ज्ञानानुमान पूर्वकत्वात्, उस अनुमान पूर्वक ज्ञान से शब्दार्थ संबंध ग्रहण से, शब्द और अर्थ का संबंध ग्रहण वो करता है। तो इसीलिए स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणश्च शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वा, कौन शब्द अर्थ प्रत्यायक होता है, शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वात्, शब्द वही जो है अर्थ प्रत्यायक होता है जो स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारी हो। स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारी का तात्पर्य क्या है, स्वार्थ अर्थात शब्द और अर्थ के जो शक्ति नामक अभिधा नामक जो संबंध है, उस संबंध का सहकारी शब्द जो हो वही अर्थ प्रत्यायक होता है, माने शब्द बोध जनक होता है। तो इसी बात को कहते हैं स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणस्य शब्दस्य, शब्दस्य का विशेषण है स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारी, ये विशेषण है। स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारी का तात्पर्य हुआ स्वार्थ संबंध अर्थात शब्द और अर्थ का जो परस्पर जो संबंध है वो क्या है, शक्त्याख्य संबंध है।
शब्द में अर्थ प्रत्यायन की शक्ति है, शब्द में अर्थ का बोध कराने की शक्ति है। तो यही जो है शक्ति है, वही जो है संबंध है। इसीलिए इस शब्द का इस अर्थ के साथ संबंध है, वही जो है सहकारी है, किसमें? अर्थ के प्रत्यायन में। तो इसीलिए ऐसे स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारी नस्य शब्दस्य, ऐसे शब्द का अर्थ प्रत्यायकत्वात् ही अर्थ का प्रत्यायन कराने वाला, अर्थ का बोध कराने वाला होता है। इसीलिए अनुमान पूर्वकत्वम इत्यनुमानानंतरम, ये सब अनुमान पूर्वक जो है ये सब ज्ञान होता है। और जो तटस्थ व्यक्ति जो बैठा होता है वो भी अनुमान करता है। वो क्या अनुमान करता है कि जब देवदत्त ने यज्ञदत्त से कहा गाम आनय, उसको न गाम का अर्थ मालूम है न आनय का अर्थ मालूम है, केवल देख रहा है कि इसके कहने पर जो यज्ञदत्त रूप जो प्रयोज्य वृद्ध है वो प्रवृत्त हुआ, गो के आनयन में, एक पशु विशेष को लाने में वो प्रवृत्त हुआ। जब उसके बाद कहते हैं गाम बधान अश्वमानय, तो तब देखा कि नहीं, अब गाम कहने से पुनः इस पशु विशेष को बांध दिया, इसका मतलब इस पशु विशेष का नाम गाम से इस पशु विशेष को बतलाया गया है, और आनय से आनयन क्रिया को बतलाया गया है, और बधान से बंधन क्रिया को बतलाया गया है। इस प्रकार से वो अनुमान के द्वारा उसका ज्ञान होता है। इसीलिए अनुमान पूर्वकत्वम इत्यनुमानानंतरम, ये सब अनुमान पूर्वक होता है। इसीलिए अनुमान के अनंतरम शब्दम लक्ष्यति, शब्द का लक्षण प्रस्तुत कर, शब्द प्रमाण का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। शब्द प्रमाण का लक्षण क्या है? आप्तश्रुतिर आप्तवचनम तु इति। ये आप्तश्रुतिर आप्तवचनम तु, ये जो है आप्तवचन प्रमाण का लक्षण है। आप्तवचनम ये जो है लक्ष्य है, इसीलिए कहते हैं आप्तवचनम इति लक्ष्य निर्देश। आप्तवचन ये लक्ष्य है, आप्तवचन प्रमाण का लक्षण किया जा रहा है, इसीलिए आप्तवचन हुआ लक्ष्य। और परिशिष्टम लक्षणम अर्थात आप्तश्रुति ही ये जो है वो लक्षण है आप्तवचन प्रमाण का। आप आप्तश्रुति पद का अर्थ जाने तब जाकर के लक्षण स्पष्ट हो। इसीलिए उसका अर्थ करते हैं आप्ता प्राप्ता युक्ता इति जावत आप्ता चासो श्रुतिश्च इति आप्तश्रुति। जो श्रुति आप्त हो, जो शब्द आप्त हो, जो वाक्य आप्त हो, उसको हम कहेंगे आप्तश्रुति, अर्थात जो युक्ति युक्त हो। आप्ता का ही अर्थ हुआ प्राप्ता, उसी का विवरण किया युक्ता, जो युक्ति युक्त हो। ऐसा जो वचन है, ऐसा जो शब्द है, उसको हम कहेंगे आप्तश्रुति। और श्रुति का तात्पर्य क्या है? श्रुति का तात्पर्य बतलाते हुए कहते हैं वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम, वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो वाक्यार्थ ज्ञान, उसको यहाँ श्रुति पद से कहा गया है। जैसे वाक्य का उच्चारण किया तो उससे क्या होगा? वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। वह जो वाक्यार्थ का ज्ञान वो वाक्य से उत्पन्न होता है। इसीलिए जो वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम, यही है श्रुति। अर्थात जो वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान युक्ति युक्त हो, उसको हम कहते हैं आप्तवचन प्रमाण। इसीलिए कहा आप्ता प्राप्ता युक्ता इति जावत और आप्ता चासौ श्रुतिश्च इति आप्तश्रुति ही। तो श्रुति का अर्थ किया वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम, वाक्य से उत्पन्न जो वाक्यार्थ ज्ञान, उसको कहते हैं आप्तवचन प्रमाण। तच्च स्वतः प्रमाणम, वेद जो है हमारा स्वतः प्रमाण है, इसीलिए कहा तच्च स्वतः प्रमाणम। ये जो आप्तवचन प्रमाण है वो स्वतः प्रमाण है। क्यों? अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोषाशंका विनिर्मुक्ते युक्तम भवति। वेद का जो वचन है, वेद का जो वाक्य है, वो युक्ति युक्त क्यों होता है? तो कहते अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन, वो अपौरुषेय वेद है, किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। तो इसीलिए पुरुष में सामान्यतः होने वाला जो दोष है, उस दोष से रहित है। इस कारण से कहते हैं अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोषाशंका विनिर्मुक्ते, समस्त दोष और आशंका आदि से वो विनिर्मुक्त है। इस कारण से युक्तम, वेद वाक्य जनित जो वाक्यार्थ ज्ञान है वो युक्त होता है। एवं वेदमूल स्मृति इतिहास पुराण वाक्य जनितमपि, वेदमूलक जो स्मृति है, इतिहास है और पुराण है, उन वाक्यों से उत्पन्न जो ज्ञान है वो भी युक्ति युक्त होता है। आगे थोड़ा सा और इस
पर विचार है। आज चूँकि समय हो चुका और इसके पश्चात मुझे एक दूसरे किसी में सम्मिलित होना है, दूसरे किसी ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, इसीलिए आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप्तवचन प्रमाण तक का निरूपण हो गया और आपको एक सूचना दे दें, कल चूँकि ग्रहण है तो इस कारण से कल पाठ नहीं होगा और परसों प्रतिपद होने के कारण पाठ नहीं होगा। तो 2 दिन के बाद द्वितीया के दिन पुनः हम लोग मिलेंगे 2 दिन के बाद, तो आगे का पाठ हम लोग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।